हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम सब इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, और उससे आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम सब ने 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे 12th क्लास के हिस्ट्री का, जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? फटाफट अपना आंसर कमेंट में बता दो। ठीक है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? देखो, सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1947 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 1950 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन है 1952 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन 1956 ईस्वी को। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950 ईस्वी को। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? भारत 1950 ईस्वी को गणतंत्र बना था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन का है 2 नंबर में, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, समझो मैं आप सभी का भाई पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसे समझो मैं आप सभी का भाई बोल रहा हूं, आगे चल के मैं आप सभी का भाई बोल रहा हूं, मैं टीचर एक प्रकार का नहीं हूं। ठीक है, मैं आप सभी का एक भाई बोल रहा हूं, आप सब समझो ऐसे मैं आप सभी को पढ़ाई करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है भगत सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, और तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 1 मिनट, 3 नंबर में क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 3 नंबर में क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन 1905 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1906 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन 1907 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन 1910 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फिर से समझो क्वेश्चन करा है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 ईस्वी को। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 4 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1858 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन 1992 ईस्वी में। ठीक है, देखो मैं आप सभी को बीच में, ठीक है, किसी भी क्लास में बीच में इधर उधर का बातें नहीं बोलता हूं, ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आप सभी को बीच में इधर उधर का टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूं। ठीक है, वैसे नहीं सारे वीडियो 30 या फिर 25 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है, वैसे सभी सारे स्टूडेंट्स क्लास करते करते बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए लेकिन आप सभी को बोर नहीं होना है। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को याद करके जाना है, आप सभी क्लास में बोर नहीं होना है। ठीक है, देखो अगर क्लास में अगर आप सब लग रहा हो आप सभी को मैं बोर हो रहा हूं, तो बीच में थोड़ा सा रोक देना वीडियो को, 2 मिनट इधर उधर टहल लेना, आप सभी का बोरिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 5 नंबर में क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ठीक है, 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन करा है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ठीक है, अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन 1926 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बचे ला सकते हो? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहने का मतलब है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बढ़ता है महात्मा, जिससे समझो असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया था? आप सभी को ऑप्शन मिलेगा महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को समय कौन सा राइट आंसर आप सभी को टिक मार देना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और कब किया था? इस क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो आरंभ किया था वह कब किया था? इसका राइट आंसर कितने बचे बता सकते हो? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 ईस्वी। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 ईस्वी को किया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 6 नंबर में क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेरा इस चैनल पर आप सभी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो एक कमेंट में फिर से यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, अब देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ठीक है, समझ गए सारे क्वेश्चन? आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है बलवन ने, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक ने, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, और चौथा ऑप्शन है अकबर ने। ठीक है, मैं आप सभी को फिर से एक बात और बोल देता हूं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, जो बच्चे हड़बड़ा गया, जो बच्चे घबराने लगा, जो बच्चे घबराने लगे समझो वो हार गया। ठीक है, वो पानी है, जो बच्चे घबरा नहीं रहे हैं वो बच्चे दूध है। ठीक है, इस जो चैनल नया है इसका मतलब ये मत समझना कि इस पे बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कराया जाता होगा। ठीक है, देखो मैं आप सभी को अपने अनुभव के अनुसार पढ़ाता हूं। ठीक है, मेरा इंटर में 423 नंबर आया था, मैं भी खुद आर्ट्स रखा था। ठीक है, मैं अपने अनुभव के अनुसार आप सभी को पढ़ाता हूं। ठीक है, वैसे जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकते हो, एकदम फ्री है। ठीक है, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी
राजधानी परिवर्तित की। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सारे बच्चे समझ रहे होंगे। ठीक है, उसे इंटर में आप सभी हो, आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। ठीक है, सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट में फटाफट लिखो। अगर आप सब अपना आंसर कमेंट में लिखोगे तो आप सबका प्रैक्टिस बढ़ेगा, याद करने की उजागर भी बढ़ेगी। ठीक है, देखो ये मत सोचो कि मेरा आंसर गलत है मैं नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, ये अगर सोचोगे तो समझो आप सभी बिल्कुल हार जाओगे। ठीक है, अब गलत आंसर मालूम है तो गलत आंसर ही कमेंट में लिखो। ठीक है, देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी भी कोई भी बच्चा जैसे कोई एबीसीडी सीखता है, कोई ओ आ सीखता है, कोई 12th क्लास में, कोई बीए में, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे बच्चे पेट से सीख अपने माता के पेट से सीख के आते हैं। ठीक है, वे सारे बच्चे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मत समझो मैं किसी से कमजोर हूं, समझो अपने आप को समझो मैं उससे बेहतर हूं। ठीक है, मैं उससे बेहतर कर सकता हूं। अरे कोई इंसान ही कुछ करता है। ठीक है, कोई आईएएस बनता है, कोई यूपीएससी बनता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई आदमी किसी कोई इंसान ही होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। चेक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद तुगलक। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा, चेक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद तुगलक। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है। 7 नंबर में क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने किया। ठीक है, 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां ने, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर ने और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब ने। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने किया था। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शाहजहां ने। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है। 8 नंबर 1 मिनट 8 नंबर में क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है। ठीक है, 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्वेश्चन सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैनल पर आप सबको जितने भी वीडियो देख रहे हो, आप सभी जितने भी वीडियो देख रहे हो सारे बीबीआई क्वेश्चन को सॉल्व किए गए। ठीक है, सारे बच्चे को यहां से क्वेश्चन फंस जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है आगरा में, तीसरा ऑप्शन है अजमेर में और चौथा ऑप्शन है पटना में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अजमेर में। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है वीरशैव लिंगायत। ठीक है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। ठीक है, 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है वासवन्ना और चौथा ऑप्शन है कराईकल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वासवन्ना। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक वासवन्ना थे। ठीक है, समझ गए। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है। 10 नंबर में क्वेश्चन है गोपुरम का संबंध किससे है। ठीक है, सारे बच्चे आंसर कमेंट करो। ठीक है, गोपुरम का संबंध किसने है, सारे बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। ठीक है, गोपुरम का संबंध किससे है, गाय से है या फिर घर से है या फिर व्यापार से है या फिर मंदिर से है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी का समय समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मंदिर से। ठीक है, गोपुरम का संबंध किससे है, गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर फिर से कमेंट में यस लिख दो मैं समझ होगा सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, उसमें आपसे तो लाइव पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए आपसे को वीडियो बना के पहले रिकॉर्डिंग करता हूं फिर आपसे को वीडियो को प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, अब देखो 11 नंबर में क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ठीक है, 11 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 11 नंबर में क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ठीक है, और एक बात देखो मैं एक बात याद आया, अगर आप सब किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आंसर सहित आप सभी मुझे मेरे टेलीग्राम इस चैनल का टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या फिर कंफ्यूजन होता है तो वो सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करके बता सकते हो, मैं सबको फॉलो बैक करूंगा, मैं सब जिसका डाउट होगा मैं सबका उसका आंसर दूंगा। ठीक है, किसी बच्चे किसी तरह की कोई दिक्कत होती है इंस्टाग्राम पर मेंशन करके बता सकते हो। ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग करके बता सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो 11 नंबर में क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है वीर नरसिंह, दूसरा ऑप्शन है कृष्णदेव राय, तीसरा ऑप्शन है अच्युत राय और चौथा ऑप्शन है सदाशिव राय। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 11 नंबर में, क्वेश्चन था एक मिनट थोड़ा सा जूम हो गया, एक मिनट थोड़ा सा सही कर देता हूं। देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन था, 11 नंबर में क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ठीक है, 11 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं और इस बार भी कई ज्यादा चांसेस है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ठीक है, 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मोरक्को का, दूसरा ऑप्शन है मिस्र का, तीसरा ऑप्शन है तुर्की का और चौथा ऑप्शन है ईरान का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मोरक्को का। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मोरक्को का। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ठीक है, देखो मैं किसी भी क्वेश्चन को दो बार इसलिए बोलता हूं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे मैं पागल नहीं हूं कि आप सभी को दोबारा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 4 बार बकूं। ठीक है, इसलिए मैं आप ही लोगों के लिए मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, आप सभी कहो कि आप सब वीडियो को ना लाइक करते हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, अरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, इसमें आप सभी का फायदा है, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, क्वेश्चन समझो, भारत का अंतिम मुगल शासक बोल रहा है। ठीक है,
भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, एक मिनट, 14 नंबर में क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है 1509 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1926 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1522 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1901 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1926 ईस्वी को। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1926 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सारे बच्चों क्या रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, एक मिनट, 15 नंबर में क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, और दूसरा ऑप्शन है अलबिरनी, और तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को बेहतर तरीके से यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 16 नंबर में क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, 16 नंबर में क्या क्वेश्चन का है, 16 नंबर में क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, और दूसरा ऑप्शन है नव पाषाण युग, और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो वो देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है कांस्य युग, और चौथा ऑप्शन है लौह युग। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 16 नंबर में, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, इसका मतलब 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है और सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस बात को बार-बार नहीं बोलूंगा, जिसको समझना है समझ लो, जिसको नहीं समझना है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन करा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, और चौथा ऑप्शन है रंगपुर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, सारे बच्चों क्या रहेगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे समझो, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है 18 नंबर में, क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन है अलबर्नी, और चौथा ऑप्शन है इतिसंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मेगास्थनीज। ठीक है, समझ गए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 19 नंबर में प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? ठीक है, क्या है 19 नंबर में क्वेश्चन, क्वेश्चन है 19 नंबर में प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कालिदास ने, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट ने, तीसरा ऑप्शन है हरिसेन ने, और चौथा ऑप्शन है पतंजलि ने। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन है प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिसेन ने। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिसेन ने। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे यहां तक। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 20 नंबर में क्वेश्चन है गुप्तों के काल में, ठीक है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है हेनसोंग, दूसरा ऑप्शन है फायान, तीसरा ऑप्शन है इतिसंग, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेनसोंग। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हेनसोंग। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन है 21 नंबर में भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है 21 नंबर में भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। फिर समझो क्वेश्चन 21 नंबर में क्वेश्चन करा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 22 नंबर में क्वेश्चन करा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन संस्कृत भाषा में, दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा में, तीसरा ऑप्शन है पाली भाषा में, और चौथा ऑप्शन है प्राकृत भाषा में। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन करा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो संस्कृत भाषा में, सबका राइट आंसर है। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 23 नंबर में क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? ठीक है, 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 23 नंबर में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है लुम्बिनी में, दूसरा ऑप्शन है बोधगया में, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ में, और चौथा ऑप्शन है कुशीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन है 23 नंबर में क्वेश्चन करा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो बोधगया में, सबका राइट आंसर है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 24 नंबर में क्वेश्चन है श्वेतांबर किस वंश धर्म का शासक था? ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन है श्वेतांबर किस वंश धर्म का शासक था? सबसे पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है शैव धर्म, और चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। ठीक है, फटाफट सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट करो।
श्वेतांबर किस धर्म का शासक था? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक है, श्वेतांबर किस वंश धर्म का शासक था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जैन धर्म। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन एक मिनट, 25 नंबर में क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए सारे स्टूडेंट्स? 25 नंबर में क्वेश्चन है, फिर से समझो। 25 नंबर में क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? सबसे पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंश और चौथा ऑप्शन है चोल वंश। ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सबके एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। एक लाइक तो ही करना है, लाइक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब देखो 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो। 25 नंबर में क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, यहां तक समझ में आया है कि नहीं? अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में फिर से यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो 26 नंबर में क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध है। ठीक है, 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 26 नंबर में क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध किस चीज से है? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन जैन धर्म से, दूसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म से, तीसरा ऑप्शन शैव धर्म से और चौथा ऑप्शन वैष्णव धर्म से। ठीक है, यहाँ पर धाम लिखा गया यहाँ पर, लेकिन धर्म होता है। ठीक है, वैष्णव धर्म से होगा। ठीक है, त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध है किस चीज से? ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा त्रिपिटक साहित्य किससे प्रसिद्ध है? त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे को यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो अभी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है, मुझे सबको पिछवा देना है। ठीक है, जैसे मैं कोशिश किया था सबको पिछवा देने का, लेकिन एक स्टूडेंट मेरे से आगे बढ़ गया, मेरा हैंडराइटिंग का कारण मेरा नंबर कट गया था। ठीक है, जैसे मेरा 460 नंबर पक्का आ जाता है। ठीक है, इसमें लिख उतना तो मैं 500 नंबर का लिखा था, लेकिन जानते हो बिहार बोर्ड वाले को नंबर काट ही लेता है। ठीक है, अब देखो टाइम को वेट कर वीडियो को आगे की ओर चलते हैं। देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 27 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कनिष्क का राज्यारोहण किस तिथि को हुआ था? ऐसे समझो कि कनिष्क का राज्यारोहण तिथि क्या है या कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, इस तरह से समझ लो। ठीक है, अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 78 ईस्वी पूर्व में और दूसरा ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन है 48 ईस्वी में और दूसरा ऑप्शन है 78 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 88 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 82 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से समझो। क्वेश्चन है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 78 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है 78 ईस्वी को। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 28 नंबर, एक मिनट, 28 नंबर में क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिवाइस के प्रॉब्लम से ऐसा थोड़ा सा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये थोड़ा सा डिवाइस जो यहाँ कुछ व्हाइट कलर का जो दिखाई देता है आपको, ये डिवाइस के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा होता है। ठीक है, इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डिवाइस थोड़ा सा खराब है इसलिए होता है। ठीक है, अब देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है उर, हर्षौरा उर, दूसरा ऑप्शन है मंडलम, तीसरा ऑप्शन है वलानुडु। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वलाकनडु। मैं समझो देखो मैं इस बात को फिर से याद दिलाता हूं आप सभी को। समझो मैं आप सभी का दोस्त हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई क्लास का फ्रेंड होगा, समझो मैं आप सभी का क्लास का ही फ्रेंड हूं। इस तरह से मुझे शेयर करो अपनी बातों को, मैं आप सभी को दूसरे अपनी बातों को शेयर करूंगा और मैं आप सभी को बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आप सभी अगर चाहते हो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को वहां पर आप सभी को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप वहां से आकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, आप सभी को मुझसे बातें हो जाएगी। ठीक है, देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है चलो की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंडलम। ठीक है, चलो की सबसे छोटी इकाई को मंडलम कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 29 नंबर में राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ठीक है, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 29 नंबर में राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है विशाखादत्त और चौथा ऑप्शन है कलहन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलहन। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 30 नंबर में आप सब क्लास में बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर क्लास में बोर रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर दो सर, तो इतना क्वेश्चन मत लेकर आइए, मैं थोड़ा सा ही क्वेश्चन आप सबको कवर कराऊंगा। ठीक है, वैसे कोई मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बच्चे बोर नहीं होते होंगे। ठीक है, वैसे हर एक चैनल पर आप सबको 1.5 घंटा 2 घंटा इस तरह से वीडियो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मेरा तो 30 या फिर 40 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन, इसलिए मैं आप सभी को हर एक वीडियो में 40 या फिर 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करीब 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर में क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 30 नंबर में क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में और तीसरा ऑप्शन है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? एक मिनट, 31 नंबर में क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 31 नंबर में पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है या फिर क्या चीज की जानकारी मिलती है? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है गुप्त काल की। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गुप्त काल की, दूसरा ऑप्शन है मौर्य काल की, तीसरा ऑप्शन है पाकरीय मौर्य काल की और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को इसका आंसर जवाब देना। ठीक है, मैं इसका जवाब वीडियो का अंत में दे दूंगा। वीडियो का आप सभी थोड़ा सा याद दिला देना सर इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो 31 नंबर में क्वेश्चन है, पतंजलि के महावास्य समय किस चीज की जानकारी मिलती है? इनमें तीनों में कोई इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर कुछ और होगा। ठीक है, मैं इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा या वीडियो के अंत में दे दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 32 नंबर में क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या ठीक कितनी है? ठीक है, ऐसा यहाँ देखो ठीक लग गया, इसका मतलब ये ना समझ, आपसे भी डाउट, आपसे भी कंफ्यूजन में कंफ्यूजन चलता होगा कि पुराणों की संख्या ठीक कितनी है, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, ऐसे समझो पुराणों की संख्या कितनी है, इतना आप सभी समझते हो, पुराणों की संख्या कितनी है, इस तरह से समझ आओगे कि नहीं? अगर कमेंट में फिर से यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, पुराणों की संख्या ठीक कितनी है या फिर पुराणों की संख्या कितनी है, बात एक ही होगा। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, इसका मतलब 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 18। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए पुराणों की संख्या 18। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 33 नंबर में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ठीक है, 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 33 नंबर में क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? सबसे पहला ऑप्शन 15 दिनों तक, दूसरा ऑप्शन है 16 दिनों तक, तीसरा ऑप्शन है 17 दिनों तक और चौथा ऑप्शन है 18 दिनों तक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 18 दिनों तक। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 34 नंबर में मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 34 नंबर में मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कोषाध्यक्ष। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है मुद्राध्यक्ष और तीसरा ऑप्शन है पन्याध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मणाध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मुद्राध्यक्ष। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुद्राध्यक्ष। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मुद्राध्यक्ष मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन है, अल्बिर्नी भारत में किसके साथ आया था? ठीक है, 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 35 नंबर में क्वेश्चन है, अल्बिर्नी भारत में किसके साथ आया? ठीक है, आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनी के साथ, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तीसरा ऑप्शन है तैमूर के साथ और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर हमें आशा करते हैं सारे स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर मालूम होगा। ठीक है, अल्बिर्नी भारत में किसके साथ भारत आया था? अल्बिर्नी भारत में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसका मतलब 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मोहम्मद गजनी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्बिर्नी भारत में किसके साथ भारत आया था? अल्बिर्नी भारत में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 36 नंबर में, एक मिनट, 36 नंबर में क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, 36 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 36 नंबर में क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है चांद बीबी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है चांद बीबी, दूसरा ऑप्शन नूरजहां, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद मुमताज महल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर में क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 37 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन अकबर का सबसे बड़ा समकालीन था? ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझो। 37 नंबर में क्वेश्चन आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के दिया रहेगा। ठीक है, आप सभी हार बनाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जितने बच्चे को याद रहेगा वो बच्चे सारे बच्चे समझ गए और जो बच्चे रट लोगे क्वेश्चन को वो सारे बच्चे को याद नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 37 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बदायूनी। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का सबसे समकालीन था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बदायूनी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 38 नंबर में, दिन ए इलाई किससे संबंधित है? ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 34 नंबर में 38 नंबर में क्वेश्चन है, दिन ए इलाई किससे संबंधित है? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बाबर के साथ, दूसरा ऑप्शन है अकबर के साथ, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं के साथ और चौथा ऑप्शन है जहांगीर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दिन ए इलाई संबंधित है। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अकबर के साथ। ठीक है, सारे बच्चे को याद रखा दिन ए इलाई किससे संबंधित है? दिन ए इलाई अकबर के साथ संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनवाया था। ठीक है, ये मत बोलना समझना सारे स्टूडेंट्स, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश। ठीक है, देखो नाम ही कितना अजीब है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और दूसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान और चौथा ऑप्शन है जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्वेश्चन समझे? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 40 नंबर में, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 40 नंबर में, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बललोल लोधी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बहलोल लोधी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोधी, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोधी और चौथा ऑप्शन है काफूर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है काफूर। ठीक है, 40 नंबर क्या क्वेश्चन फिर से समझो। 40 नंबर का क्वेश्चन
क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। ठीक है, सारे बच्चों के अंदर का लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 41 समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो फिर से सब लोग, और कमेंट में एक बार यस लिख दो सर हम सभी को समझ में आ रहा है। मैं आप क्वेश्चन आगे की ओर ले जाऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट करो, जो मैं बोला जल्दी जल्दी करो। ठीक है, अब देखो 41 नंबर में क्वेश्चन है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? ठीक है, 41 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 41 नंबर में क्वेश्चन है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बाजार नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है भूमि सुधार व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है विधि नियंत्रण व्यवस्था, और चौथा ऑप्शन है मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 41 नंबर में क्वेश्चन है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? ठीक है, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधि नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, सभी बच्चों को याद रहेगा किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? विधि नियंत्रण व्यवस्था के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है। ठीक है, समझ गए यहां तक सारे बच्चे? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 42 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 42 नंबर में सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? ठीक है, 42 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 42 नंबर में सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहला ऑप्शन है बेंटिंग ने, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस ने, तीसरा ऑप्शन है वेलेस्ली ने, और चौथा ऑप्शन क्या चलो देख लेते हैं, और चौथा ऑप्शन है डलहौजी ने। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 42 नंबर में फिर से समझो। 42 नंबर में क्वेश्चन का रहा है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है डलहौजी ने। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? समझ गए सारे बच्चे? समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को फिर से लाइक कर दो। ठीक है, सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है डलहौजी ने। ठीक है, अब देखोगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। देखो 43 नंबर में क्वेश्चन का रहा है 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ठीक है, 43 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है? 43 नंबर में क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 मई को। ठीक है, सारे बच्चों को याद रखा 1857 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 44 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है? क्वेश्चन है 44 नंबर में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ठीक है, देखो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, आपसे कोई इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय करेगा क्या विद्यार्थी? आपसे को याद करके जाना है जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए बच्चों क्या करेगा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1947 ईस्वी को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 45 नंबर में 45 नंबर में क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ठीक है, 45 नंबर में क्या क्वेश्चन खड़ा है? क्वेश्चन है 45 नंबर में वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 17 मई 1498 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 17 मई 1598 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 17 मार्च 1498 ईस्वी में। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत 17 मार्च 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। ठीक है, सारे बच्चों क्या देगा? ये सब सारे चुनिंदा प्रश्न है, ये मत समझना कि सारे क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है, सारे क्वेश्चन को खोज करके छांट के लाए गए हैं जो आप सभी को हर हाल में याद करके बिहार बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, ये कितने बच्चे ये सोच रहे होंगे हो अभी तो बहुत समय है, 1 साल का समय है, कर लूंगा कभी ना कभी याद। ठीक है, जो ये बात सोच लिया समझो वे गधे काल आ गया। ठीक है, जो ये बात सोच लिया अभी 1 साल समय है और कभी याद करूंगा वो गधा काल आ गया। ठीक है, और जिसको ऐसे समझो ऐसे इस तरह समझो जिसको याद करने का वो याद करो, जिसको याद करने का नहीं है वो याद मत करो। ठीक है, अब देखो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 46 नंबर में क्वेश्चन करा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? ठीक है, 46 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 46 नंबर में क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, सारे बच्चे क्या रहेगा? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 47 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 47 नंबर में रामानंद के शिष्य कौन थे? ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में रामानंद के शिष्य कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहला ऑप्शन रैदास थे, दूसरा ऑप्शन कबीर थे, तीसरा ऑप्शन धना एवं पीपा थे, और चौथा ऑप्शन इनमें से उपयुक्त सभी। ठीक है, 47 नंबर में क्वेश्चन करा है रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। ठीक है, रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, कबीर भी थे, धना एवं पीपा भी थी। इसका मतलब 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 48 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन है 48 नंबर में तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ठीक है, 48 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 48 नंबर में तलवंडी किसका जन्म स्थान था? अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कबीर का, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक का, तीसरा ऑप्शन है रैदास का, और चौथा ऑप्शन है मीराबाई का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 48 नंबर में? क्वेश्चन है तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बचे गुरु नानक का सबका राइट आंसर है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गुरु नानक। ठीक है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? अब देखो 49 नंबर में क्वेश्चन करा है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ठीक है, 49 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 49 नंबर में बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? सबसे पहला ऑप्शन है कबीर का, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक का, और तीसरा ऑप्शन है चैतन्य का, और चौथा ऑप्शन है रामानंद का। ठीक है, 49 नंबर में क्वेश्चन करा है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ठीक है, 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कबीर का। ठीक है, सारे बच्चों क्या रहेगा? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कबीर का। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्या क्वेश्चन है चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो 50 नंबर में क्वेश्चन है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न थे और सारे चुनिंदा प्रश्न हर एक वीडियो में आप सबको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 50 नंबर में क्वेश्चन करा है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। देखो सबसे पहला ऑप्शन अकबर ने, अकबर के आग्रह पर, और दूसरा ऑप्शन बाबर के आग्रह पर, और तीसरा ऑप्शन हुमायूं के आग्रह पर, और चौथा ऑप्शन अबुल फजल के आग्रह पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 45 नंबर में? क्वेश्चन है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर के आग्रह पर। अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अकबर ने। ठीक है, सभी बच्चे समझ
समझ में आ गया सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो करना क्या आप सभी को करना है, बस कुछ नहीं, वीडियो में कमेंट करना है, अच्छे कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। और मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी मन लगा के तैयारी करो, ठीक है। कब तक मिलेंगे? कल वाले वीडियो में, ठीक है।